हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लूसेंट जी के बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कोशिका और कोशिका के पार्ट। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डीएनए एंड आरएनए। तो आइए देखते हैं। डीएनए एवं आरएनए की संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसका कहने का मतलब दोस्तों कि कुछ मात्राएं केंद्रक में मिलती हैं इनकी डीएनए और आरएनए की, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती हैं। दोस्तों, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए। इसके कुछ पार्ट हैं। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड के पार्ट हैं सुगर एंड वेश। तो आइए देखते हैं आज वेश सॉरी। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु, एक मिनट दोस्तों, अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। A बराबर T, G बराबर C। 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य: यह सभी आनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई एवं प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। आरएनए का निर्माण: डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए की शर्करा निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं: आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए। ये राइबोसोम्स पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार की अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, या केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस आइए देखते हैं। डीएनए आरएनए, डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं, और आरएनए में इसमें बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है और यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर: पादप कोशिका, जंतु कोशिका।
पादप कोशिका में दोस्तों इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें लवक पाई जाती है और जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। तारकाय अनुपस्थित होता है, इसमें तारकाय उपस्थित होता है। रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें रिक्तिका छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। कोशिकीय अंग खोजकर्ता, कोशिकीय अंग खोजकर्ता मतलब केंद्रक के रॉबर्ट ब्राउन थे, क्लोरोप्लास्ट के चंपर थे, तारकाय के बोवेरी थे और गाल्जी काय के जॉर्ज गाल्जी थे, माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टमैन थे, स्फीरोसोम के पर्नर थे, क्रोमैटिन के फ्लेमिंग थे और केंद्रिका के फोंटाना थे। क्रोमोसोम के हाफ मिक्सचर थे। अंतःद्रव्यीय जालिका पोर्टर थे। लाइसोसोम के सीडी डूबे थे। राइबोसोम से के पैलेट थे। जीवद्रव्य जार्डिन थे। केंद्रक कला के हर्टविग थे। आइए देखते हैं दोस्तों कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, सेल डिवाइजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाऊ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन व अर्धसूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नील, हरित, शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। देन समसूत्रीय विभाजन। समसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वॉल्थेर फ्लेमिंग ने 1889 में देखा। 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिकी कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्रीय विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं जो निम्न हैं: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्रीय विभाजन के पश्चात सबसे छोटी है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन। फार्मर तथा मोरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन को नाम दिया। अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज सर्वप्रथम विंजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया। विभाजन जनन कोशिका में होता। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है: अर्धसूत्री, दूसरा है अर्धसूत्री द्वितीय, अर्धसूत्री प्रथम। अर्धसूत्री प्रथम में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज
सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस में। तो इस एक मिनट, लेप्टोटीन आइए देखते हैं। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र के एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं। इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रिओल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, एक मिनट दोस्तों। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्र या क्रोमैटिडों में बांटा जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इसमें 2 मात्र तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मात्र और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकाम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एंजिमाटा कहते हैं। काई एंजिमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं और काई एंजिमाटा का अंतीकरण हो जाता है। डाइकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है दोस्तों। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन के समान होती है। अर्धसूत्रीय विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता और यह विभाजन जनन कोशिका में होता। अर्धसूत्री इस विभाजन में कम से कम समय लगता है। देन अर्धसूत्री विभाजन में इस विभाजन में अधिक समय लगता है। इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनन जैसी के गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, परंतु दोस्तों इसमें अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। दोस्तों इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान होता है। पर अर्धसूत्री विभाजन इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके प्रोफेज अवस्था होती है दोस्तों, पर इसमें प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।